गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, जो भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में रोजगार योग्य युवाओं के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पे है। किस मामले में? रोजगार योग्य युवाओं के मामले में सबसे ज़्यादा इस राज्य में जो है रोजगार योग्य युवा हैं। और ये किस रिपोर्ट में बताया गया है? ये बताया गया है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में। तो आइए इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था वी बॉक्स के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। और ये जो है रिपोर्ट का जो है 9वां संस्करण था। इस वर्ष की थीम क्या थी? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 की जो थीम या फिर विषय था वो था कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना, यानी कि री इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग बिल्डिंग फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, इस बार की थीम थी, ध्यान रखिएगा। अब इस महत्वपूर्ण जो ये रिपोर्ट आई इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिएगा जो इसमें मेंशन नहीं है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत के जो जितने भी युवा हैं, युवा जो आबादी है, जो कुल युवा हैं, उनमें मात्र 48.7% जो हैं वही रोजगार योग्य हैं। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि 2 में से 2:1 का एक रेशियो है, यानी कि 2 में से लगभग एक जो युवा है, जो भारतीय युवा है, वो रोजगार के योग्य नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 में से एक ही युवा जो है वो रोजगार की योग्य है। इस रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। वहीं इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो महाराष्ट्र है वो उन राज्यों में जो है शीर्ष स्थान पर अपने बरकरार है जहां पे रोजगार योग्य प्रतिभाओं का जो है आपका उच्चतम सर्वेक्षण, यानी कि यहाँ के जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रोजगार योग्य युवा आते हैं। दूसरे स्थान पे फ्रेंड जो रोजगार योग्य युवा है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और तीसरे स्थान पे केरल है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में देखिए हायरिंग की लिस्ट में अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नौकरियों की मांग है, जो हायरिंग है, वो देखिए महाराष्ट्र है शीर्ष स्थान पे, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है जहाँ पे नौकरियों की मांग जो है सर्वाधिक है। वहीं बात कर रहा है कि जो शहर है वो रोजगार योग्य संसाधनों वाले शहर में सर्वाधिक जो है वो सबसे अधिक वह पुणे है। और यहाँ पे देखा जाए 78 परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक जो है वो अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। ये इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो की गई हैं। लेकिन फ्रेंड ओवरऑल अगर हम बात करें, अफसोस की बात, अगर सब में बात जो किया गया, अगर हम महिलाओं का पक्ष देखते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो महिलाओं में जो भारत की जितना भी वर्कफोर्स है उसमें जो मात्र जो है केवल 32.8% जो है वो महिलाएं जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि अभी भी देखा जाए वर्कफोर्स में महिलाओं की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं फ्रेंड, महाराष्ट्र जिसका कैपिटल कहाँ पे है? मुंबई में है। बताइए किस द्वीप पे स्थित है? और यहाँ के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में है? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये आर्द्रभूमि है हैदरपुर आर्द्रभूमि, जिसे अभी हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं क्या है ये। तो ये देखा जाए ये जो आर्द्रभूमि है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मध्य गंगा जो बैराज है वहीं से लगा हुआ ये आर्द्रभूमि है। और ये देखा जाए देश का 47वां यानी कि 47वां आर्द्रभूमि है और उत्तर प्रदेश का फ्रेंड ये 9वां रामसर स्थल है। ठीक है, रामसर स्थल के रूप में इसको मान्यता दिया गया। ध्यान रखिएगा ये भारत का 47वां है देश का और वहीं पे उत्तर प्रदेश का ये 9वां है। सर्वाधिक जो है आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में ही है फ्रेंड। इस वेटलैंड की बात करते हैं तो ये वेटलैंड देखा जाए ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। और ये जो नदियां हैं, 2 नदी कौन सी? गंगा और सोलानी। इन नदियों के बीच में लगभग देखा जाए 6900 हेक्टेयर क्षेत्रफल पे ये फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ की जो जैव विविधता वो पक्षियों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। तो यहाँ पे इस हैदरपुर आर्द्रभूमि में देखा जाए बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियाँ जो है वो आती रहती हैं। और यह ध्यान रखिएगा ये आर्द्रभूमि है ये फ्रेंड मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित झील है ये, ठीक है, जिसका निर्माण कब हुआ था फ्रेंड, 1984 में हुआ था, ठीक है, और इसको अब रामसर स्थल बना दिया गया है। तो जो कि जब हम रामसर स्थल के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए थोड़ा रामसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जाए, एक शहर है जिसका नाम है रामसर, और ये शहर किस देश में है, ईरान में है। तो 2 फरवरी देखा जाए 1971 की बात है, इस शहर में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो शामिल हुए और इन राष्ट्रों के बीच में एक संधि की गई। किस लिए की गई, जितने भी विश्व में जो वेटलैंड है उन वेटलैंड के संरक्षण के लिए, ठीक है, उन वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक संधि की गई और संधि का नाम क्या रखा गया, रामसर संधि, ठीक है। कब हुआ था फ्रेंड, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और ये जो संधि हुई वो कब प्रभाव में आई, वो आई 21 दिसंबर 1975 में ये प्रभाव में आई। और इससे वर्तमान में जितने भी विश्व में रामसर स्थल, उनकी संख्या देख लीजिए कितनी है, 2463। थोड़ा सा एक बार चेक भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बाकी यही है आपका रामसर स्थल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, ये आपके पूरे साइट्स दिए हुए हैं, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। वर्तमान में देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका 2005 की बात है जब उत्तर प्रदेश में पहला रामसर स्थल बनाया गया। कौन सा बनाया गया, ऊपरी गंगा नदी, जो कि आपका ब्रजघाट के नरोरा खिंचाव में था। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो है 2019 में देखा जाए, एक आपका शांडी वन्यजीव अभ्यारण्य था, पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, फिर आपका सरसई नावर झील है। और देखा जाए फिर उसके बाद फ्रेंड 2020 आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 2020 में एक सूर सरोवर झील, जिसे कित्थम झील कहते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश में। आप मुझे आंसर करिए कि ये किन किन जिलों में है। जितना मैंने आपको बताया 9 आपके जो है जो पक्षी है ये आपके रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश के। ये मुझे आंसर करिए कि ये कौन कौन से जिलों में स्थित है, क्योंकि देखिए यहाँ कित्थम झील से संबंधित जो प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में इस बार पूछा गया था। तो काफ़ी एकदम अवेयर रहिए चीज़ों के प्रति, जो कुछ भी आपके प्रश्न बन रहे हैं जहाँ जहाँ से मैं आपको पॉइंट करती चल रही हूँ, और आप मुझे अब आंसर करिए कि कौन सा है। साथ ही साथ आप मुझे आंसर करिए कि विश्व का सबसे पहला जो रामसर स्थल घोषित हुआ था 1975 में, वो कौन सा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी कौन सी है। अनअकैडमी है, वेदांतु है, बायजू है, या फिर टेक्स्ट बुक है। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी है, बायजू है जो है सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी है। और यहाँ पे देखा जाए ये बेंगलुरु बेस्ड है, ये कंपनी है बायजूस, जो कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। और इस समय जो इसका मार्केट कैप देखा जाए तो वो $18 बिलियन का है। और ये भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है, और इस समय देखा जाए ये दुनिया के सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया। एयरटेल के द्वारा, इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर ए और बी ने संयुक्त रूप से इस चैलेंज को क्या किया है, लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर फ्रेंड डी है, ठीक है। स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को देखा जाए तो एयरटेल और साथ ही साथ देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। चलिए आइए इसके बारे में समझते क्या है ये चैलेंज। तो देखा जाए फ्रेंड, जो आपका भारतीय एयरटेल है और इन्वेस्टमेंट इंडिया है, इससे देखा जाए नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस एंड फैसिलिटीज़ एजेंसी ने जो आपका संयुक्त रूप से 5G देखा जाए IoT के समाधान से जो है हमें समाधान विकसित करने के लिए जो स्टार्टअप्स के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। इसमें देखिए फ्रेंड एक तरीके से ये एक चैलेंज होगा, ठीक है। चैलेंज में क्या होगा कि इस स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज में देखा जाए तो जो भी अर्ली स्टेज की देखा जाए जो कंपनियां होंगी यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो शुरुआती चरण की जो कंपनियां होंगी, जो अर्ली स्टेज की जो कंपनियां होंगी, उनको क्या किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। किस लिए इनवाइट किया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, उनको समाधान के लिए इनवाइट किया जाएगा। किस चीज़ से संबंधित सोल्यूशन के लिए इनवाइट किया जाएगा, जो आपके 5G हो गया, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoTs हो गया, जितने भी जो आप क्लाउड कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल एडवर्टाइजिंग हो गया, और जो डिजिटल एंटरटेनमेंट हो गया, उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो कुछ भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए इस चैलेंज को स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया, एयरटेल ने मिलकर के, किसके साथ देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ मिलकर के। ये जितनी भी कंपनियां आएंगी वो क्या करेंगी, आपको एक समाधान प्रस्तुत करेंगे, एक तरीके का एक चैलेंज रहेगा। जो विनर होगा, लगभग जो 10 विनर्स होंगे,
उनको क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, उन विनर्स को क्या किया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा, जैसा कि कैश प्राइज़ दिया जाएगा और साथ ही साथ कुछ और भी एडवांटेज दिए जाएंगे, जैसे कि जो एयरटेल इन्वेंशन लैब है उसमें जाने का उनको मौका मिलेगा, उस लैब में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका फ़ायदा उठाने का उनको लाभ मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो है इस चैलेंज के विनर को दी जाएंगी। ठीक है, तो यही है आपका एक तरीके से ये जो एयरटेल के द्वारा जो चैलेंज स्टार्ट किया गया है। तो इन सेक्टर्स में जो समस्याएं उत्पन्न हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में तो देखिए भारत और अमेरिका, भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में क्या है, ये उभर करके आ रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में उभर रहा है भारत जो है स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं के निवारण के लिए जो है इस तरह के जो है प्रयोग किए जा रहा है, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जब बात एयरटेल की आती है तो हम एयरटेल के भी बारे में देख लेते हैं। देखिए एयरटेल की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी और वहीं बात करते हैं एयरटेल के हेडक्वार्टर की तो ये देखिए न्यू दिल्ली है। ठीक है, और जब हम एयरटेल के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है फ्रेंड, वो सुनील भारती जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके जो MD और CEO हैं वो हैं मित्तल, ठीक है, मित्तल गोपाल विट्ठल। ठीक है, वो इसके MD एंड CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा, हरियाणा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, ए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड के लगभग जो 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक तरीके का ये प्रोत्साहन प्रदान करना है और साथ ही साथ जो है वहाँ की सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र है वो खोलने के लिए लगभग 446.62 करोड़ रुपए के खर्च करने का लक्ष्य भी रखा गया। ठीक है, तो वहाँ पे जो है 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे और इस केंद्र को खोलने के लिए कितने रुपए का जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया वो ये है। ये जो सहायता राशि होगी उसको देखा जाए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि जो कोई भी लाभार्थी होगा उसके खाते में सीधा जो है वो सरकार के द्वारा जो राशि दी जाएगी सीधा उसके खाते में जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, उत्तराखंड फ्रेंड, उत्तराखंड की जब बात करें, उत्तराखंड जिसकी राजधानी फ्रेंड देखा जाए देहरादून है, शीतकालीन राजधानी, इसकी भी 2 राजधानी है, ठीक है, देहरादून है और ये शीतकालीन राजधानी, यानी कि अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, देहरादून होगा। और एक गैरसैंण है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ के CM हैं और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं आपके जनरल गुरमीत सिंह जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? केरल ने जीता है, मणिपुर ने जीता है, रेलवे ने जीता है या फिर मेघालय ने जीता है। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मणिपुर ने जीता है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। आइए देखते हैं किसको हरा करके जीता है। तो ये देखिए, ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था केरल के कोझिकोड के EMS कॉर्पोरेशन स्टेडियम में। इस खेल का आयोजन किया गया था, किस खेल का, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का। और इसमें फाइनल में देखिए पेनाल्टी शूट में देखा जाए, शूटआउट में रेलवे को 2-1 से हरा करके महिला जो आपके मणिपुर ने अपना खिताब जो है बरकरार रखा है। तो ये देखिए किसको हराया, इसने रेलवे को हराया मणिपुर ने। और यहाँ पे देखा जाए यह जो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था, 125वां संस्करण था। कहाँ आयोजन किया गया है, केरल के कोझिकोड में आयोजित किया गया है। 125वें संस्करण का विनर कौन था, मणिपुर था, जो कि किसको हराया है फ्रेंड, ये हराया है आपका देखा जाए तो रेलवे को हराया है। और ये मणिपुर का ये 21वां खिताब था, तो काफ़ी अपने खिताब को बरकरार रखा है। ठीक है, मणिपुर फ्रेंड, मणिपुर की राजधानी क्या है देखा जाए तो मणिपुर की राजधानी फ्रेंड इम्फाल है। ठीक है, और यहाँ के CM कौन है फ्रेंड, N बीरेन सिंह जो है वो यहाँ के CM है। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है ला गणेशन। ठीक है, ला गणेशन जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021 DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेखा शर्मा को, कविता मेनन को, नीता गुप्ता को या फिर अश्मिता सेन को? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी,
नीना गुप्ता को किया गया है रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित। फ्रेंड, रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है, ये हर साल दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो प्रख्यात गणितज्ञ होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सबको नहीं दिया जाता है। जो प्रख्यात गणितज्ञ और जिनकी उम्र क्या है फ्रेंड? -45, यानी कि जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है और इनके कार्य जो है उन जिन्होंने विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध का कार्य किया है, ऐसे ही लोगों को रामानुजम पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रामानुजम पुरस्कार गणित से संबंधित है और इस वर्ष का 2021 का नीना गुप्ता को दिया गया है। जैसा कि आप इनकी पिक देख सकते हैं, ये है नीना गुप्ता। और यहाँ पे देखा जाए, ये प्रोफेसर है जो नीना गुप्ता को एफाइन संयुक्त बीजगणित ज्यामिति और क्रम विनिमय बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021 DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। नीना गुप्ता की अगर बात करें तो ये कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं और यह रामानुजम पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है, ठीक है। चलिए, पहली महिला और जो पहली और दूसरी महिला है उनका नाम बताइए रामानुजम पुरस्कार को प्राप्त करने वाली, ठीक है। यह है नीना गुप्ता। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? अभी देखिए, हाल ही में ये रिपोर्ट आई है WTO के द्वारा, वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब के द्वारा, अंकटाट के द्वारा या फिर UN के द्वारा? करेक्ट आंसर फ्रेंड, वर्ल्ड देखा जाए इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जो है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जो है वो जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में जो अभी हाल ही में जारी हुई है। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, देखिए वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 जारी की गई, किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए, फ्रांस बेस्ड है, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक शोध केंद्र है जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब, उसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में देखा जाए कुछ डेटा का अध्ययन किया गया है। वो कौन से डेटा हैं? जितने भी जो किसी भी देश, जो विश्व के जो आय है, जो धन है, उन धन के वितरण के बारे में जानने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय डेटा हैं, उन डेटा का अध्ययन किया गया है इस रिपोर्ट में। किस रिपोर्ट में? विश्व असमानता रिपोर्ट को, जिसको किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी किया गया है, जो कि किसका शोध केंद्र है? पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, फ्रांस बेस्ड। और इस रिपोर्ट में देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए थोड़ा देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, इस रिपोर्ट में सबसे पहले ये बताया गया है जितने भी विश्व की जो आबादी है, उन आबादी का जो 10% जो सबसे अमीर आबादी है, उनके पास जो विश्व का जो आय है, उस वैश्विक आय का 52% हिस्सा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सबसे गरीब जो 50% आबादी को मात्र कितने परसेंट उनके जो विश्व की आय का देखा जाए जो धन है उसका मात्र 5% भाग ही प्राप्त होता है, ठीक है। वहीं अगर भारत का स्थिति देखें इसमें, तो भारत जो है वो सबसे असमान देशों में से एक है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी जो आय है, जो व्यय है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें फ़र्क देखने को मिलता है। खाई है, यानी कि यहाँ पे जो आय का वितरण है वो बहुत ही असमान रूप से है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए जितना भी यहाँ पे जो शीर्ष 1% की जो आबादी है, उनके पास जो 2021 की जो कुल आय हुई है उसका 5% भाग जो है इस 1% आबादी के पास है। वहीं अगर बात करते हैं जो 1% जो सबसे अमीर लोग हैं भारत में, उनके पास जो है जो 2021 की जितनी भी कुल आय रही है उसका कितना परसेंट भाग है फ्रेंड? 22% भाग है। और वहीं जो शीर्ष जो 10% लोगों के पास देखा जाए आय का 57वां हिस्सा जो है वो ऐसे लोगों के पास है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा असमानता हमें भारत में दिख रही है। जो आय का जो है वितरण जो है, जो धन का वितरण है वो काफ़ी ज़्यादा असमान तरीके से है। मात्र कुछ लोगों के पास जो है बहुत अधिक धन है केंद्रित है और हमें कुछ बहुत बड़ी जनसंख्या के पास जो है वो बहुत कम जो है धन जो है उनके पास है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें केंद्रीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये सब डेटा जो है ना आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ये सब डेटा को आप अलग से पॉइंट कर लिया करिए। कुछ और भी अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा कुछ और भी महत्वपूर्ण अगर बिंदु दिखती है तो आप अपने कॉपी में मेंशन किया करो। तो कुछ अपने सेल्फ नोट्स बनाइए आप, क्योंकि अगर आपको मेंस देना है तो ये सब डेटा आपको वहाँ पे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए 9th प्रश्न में चलते हैं हमारा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किन 2 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा किया है? भोपाल, इंदौर, उपयुक्त A और B, और 4 देखिए जबलपुर। करेक्ट आंसर फ्रेंड
सी है, 2 शहरों में भोपाल और इंदौर में वहाँ की सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया है। और ये देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ वहाँ के जो मध्य प्रदेश की सरकार है वहाँ पे भोपाल और इंदौर में देखा जाए पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी कि कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया है। कारण क्या है कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने के लिए? ये जो दोनों शहर है फ्रेंड, भोपाल और इंदौर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ का भौगोलिक विस्तार भी हो रहा है। और भौगोलिक विस्तार के साथ साथ देखा जाए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकनीकी चीज़ें जो है विकसित हो रही हैं और इन सब कारणों से वहाँ पे जो है एक कानून व्यवस्था की चुनौती उत्पन्न हो रही है। तो इस उत्पन्न होती कानून व्यवस्था की चुनौती का समाधान करने के लिए, इससे निपटने के लिए एक निर्णय ये लिया गया कि इन दोनों ही शहरों में, भोपाल और इंदौर में, पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है वो स्थापित की जाएगी। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे कानून व्यवस्था और बेहतर बनाना संभव हो सकेगा। फ्रेंड, अगर कमिश्नरी प्रणाली के फायदे की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे जो पुलिस होगी इस प्रणाली के अंतर्गत, उसके पास अपराध नियंत्रण के लिए और ज़्यादा जो है अधिकार होंगे और साथ ही साथ देखा जाए उसके पास जो है प्रभावी तंत्र होगा। और अगर आपको पता हो, अगर देखा जाए तो अपराध पर नियंत्रण के लिए जो कमिश्नरी प्रणाली काफ़ी बेहतर मानी गई है, क्योंकि अगर आप महानगरों को देखो, जितने भी जो भारत के महानगर होंगे वहाँ पे क्या है, यही प्रणाली यानी कि जो कमिश्नरी प्रणाली क्या है वो सिस्टम जो है, यही सिस्टम लागू है। क्योंकि ये महानगर होते हैं, यहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखा जाए टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी और भी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा विकसित होती हैं। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर अपराध की घटनाएँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े महानगरों में क्या किया गया है, इस कमिश्नरी प्रणाली को स्थापित किया गया है। इसी इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी भोपाल और इंदौर में भी इस तरह की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी उनको नियंत्रित करने के लिए, उनके समाधान के लिए इस प्रणाली को जो है वो स्थापित किया गया। ठीक है, जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी फ्रेंड क्या है, भोपाल है। और यहाँ के सीएम कौन है फ्रेंड, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई पटेल हैं। ठीक है, मंगू भाई पटेल जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किसे देखा जाए 31वां व्यास सम्मान 2021 प्रदान किया गया है? असगर वजाहत को, अमिताभ घोष को, अरुंधति राव को या फिर विक्रम संपत को? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? असगर वजाहत को जो है एक देखा जाए 31वां व्यास सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए ये जो सम्मान दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया है 31वां व्यास सम्मान जो दिया गया है किसको दिया गया है? प्रख्यात लेखक हैं असगर वजाहत को दिया गया है, जो कि आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। और उनके किस नाटक के लिए दिया गया है, उनकी किस रचना के लिए दिया गया? उन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है महाबली। इस नाटक का देखिए प्रकाशन हुआ था वर्ष 2019 में किया गया था। और ये जो चयन किया गया है इनके नाम का, किनके नाम का, ये जो एक 31वां व्यास सम्मान का असगर वजाहत को वो किया गया है, एक इनकी कृति का जो चयन किया गया है महाबली का, एक प्रसिद्ध हिंदी विद्वान प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता में संचालित एक चयन समिति के द्वारा किया गया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब आते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार जिन्होंने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित शाही पद रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्राप्त किया है, क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त है? मैकेंजी स्कॉट को। ठीक है, देखिए एक पुस्तक है जिसका नाम है एट होम इन द यूनिवर्स। इसके लेखक कौन है? बाला कृष्णा माथुर जो है वो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया, 11 दिसंबर को मनाया गया। और इस बार का थीम क्या था? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ठीक है, दर्द रहित मौत के लिए सरको नामक की इच्छा मृत्यु उपकरण को विकसित करने वाला देश कौन है फ्रेंड? स्विट्जरलैंड है। तो ये देखिए सरको नाम का एक इन्होंने बनाया है उपकरण है जिसमें जिन लोग की इच्छा मृत्यु करने के हैं और ये बिल्कुल दर्द रहित है, ये स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाया गया। भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला किसने संभाला? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने संभाला। वहीं हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं, कौन बने हैं? युसाकू मिजावा। ठीक है, चौथा एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत
ने कुल कितने पदक जीते हैं फ्रेंड? 41 पदक जीते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्राप्त किया किसने किया? राजकमल झा ने प्राप्त किया। और अंतिम हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में देखिए, काफ़ी आप ये फोटो देख रहे हो, काफ़ी मार्मिक पिक्चर है। और अगर आपने इस बार का जो अवार्ड दिया जा रहा था राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार, उसमें देखिए इन्होंने पद्म पुरस्कार, ये जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे, और ये देखिए 9 दिसंबर को 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उड़ीसा के शिक्षक, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया, इनका नाम देखिए क्या है? नंद किशोर ट्रस्टी। नंदा सर के नाम से ये मशहूर थे। और ये देखिए इनकी पिक है, मुझे बहुत प्यारी ये पिक लगी, बहुत काफ़ी मार्मिक ये दृश्य है। आप देखिए कितना योगदान इनसे लोगों का होता है अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। मात्र एक कक्षा 7 तक पढ़े थे फ्रेंड, लेकिन देखिए आज ये कहाँ तक है। तो वही है, आपके हौसले काफ़ी बुलंद होने चाहिए। आप कुछ भी कहीं से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपके पास क्या है क्या चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इच्छा शक्ति है फ्रेंड तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पिक बहुत प्यारी लगी मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई। बाकी ये देखिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार, जो राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पे चलते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए। कौन बनाया गया? मुकुल गोयल को बनाया गया। IIT कानपुर के वैज्ञानिक रुपेश गोयल को पुरस्कृत किया गया है। किससे किया गया? या जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया था, ठीक है। लेकिन एज अ रिवीजन चलेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पे लिया गया है? उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल बनाया गया, देखिए हैदरपुर वेटलैंड, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बन रहा पहला खेल विश्वविद्यालय किसके नाम पे रखा जाएगा? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQs के बारे में पढ़ा, 10 हम लोगों ने फ्रेंड फैक्ट्स ऑफ द डे देखा, और साथ ही लास्ट में हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। तो फ्रेंड बाकी हमने अपने से कुछ प्रश्न पूछा और उसका आप मुझे आंसर भी करेंगे, ठीक है। और बाकी फ्रेंड अगर मैं किसी दिन आप लोग के आंसर का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो ये मत सोचना कि मैंने देखा नहीं, मैं सबके आंसर प्रॉपर देखती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए शमशेर जी प्रॉपर आंसर करते हैं, सौरभ जी काफ़ी अच्छा आंसर करते हैं, और ज्योति जी काफ़ी अच्छा आंसर करती हैं, आप सब लोग करते हो, तो मैं देखती हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन हाँ, मैं प्रॉपर आप लोग के आंसर्स देखती हूँ, ठीक है। आप लोग आंसर करते रहिए, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन हो, ठीक है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और बाकी चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे